मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास, लेसन नंबर 5, जीवन की मौलिक इकाई, जिसको हम सेल्स के नाम से जानते हैं। बच्चों, इसका अध्ययन आप कर रहे हैं और यहाँ पर आज शुरू करने वाले हैं कोशिका भित्ति। ठीक है बच्चों, लेसन नंबर 5 है जीवन की मौलिक इकाई। ये पहले आपको इससे पहले जो पढ़ा दिया गया था कोशिका के बारे में, इसमें अध्ययन कर रहे हैं। और नेक्स्ट हेडिंग है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति से आप शुरू करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। जैसे जो पादप कोशिकाएं हैं, पेड़ पौधों के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको पादप कोशिकाएं कहते हैं। उनमें भी सेल वॉल पाई जाती है। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में बच्चों सेल वॉल कहा जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुक्त सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ है और ये पौधों की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर सेलुलोज की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो इसकी जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, ये सेलुलोज की ही बनी होती है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा भी देख सकते हैं। ये बच्चों इसका प्रैक्टिकल दिखाया गया है कि जैसे ही कोशिका के अंदर पानी की कमी होती है, परासरण द्वारा पानी की हानि होती रहती है, तो उसी समय कोशिका झिल्ली के अंदर के जो आंतरिक पदार्थ हैं, जो कोशिका झिल्ली के अंदर जो पदार्थ हैं, वो एकदम संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, और पूरी कोशिका का साइज ही कम हो जाता है। इसको निम्न घटना से इसमें दर्शाया गया है, जो कि आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। इस क्रियाकलाप से, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे पता चलता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। समझ गए बच्चों? जो मृत कोशिकाएं हैं वो परासरण की क्रिया नहीं कर सकती। और कल आपको समझाया गया था कि परासरण और विसरण दोनों क्रियाएं बराबर सजीव कोशिकाओं के अंदर होती रहती हैं। तो सजीवों के जो कोशिकाएं हैं उनमें विसरण और परासरण हमेशा होने वाली प्रक्रिया है, किंतु ये मृत कोशिकाओं के अंदर ये नहीं होती। जीवित कोशिकाओं में ही ये पाई जाती हैं क्रियाएं, न कि मृत कोशिकाओं में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। कोशिका भित्ति पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन या अल्प परासरणी दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। अगर किसी प्रकार से इसमें परासरण की मात्रा कम भी हो जाती है तो भी ये कार्य बराबर होता रहता है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है। अगर पानी की कमी कोशिका के अंदर होती है तो परासरण क्रिया के द्वारा कोशिका दोबारा जो है बच्चों पानी ले लेती है और पानी लेने के कारण वो फूल जाती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिकाओं के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। ठीक है, यह कोशिका भित्ति का कार्य है कि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं या जितने भी पदार्थ हैं उनको पूर्ण सुरक्षित करना। पानी की कमी होती है तो पानी की पूर्ति की जाती है, पानी अधिक हो जाता है तो पानी को बाहर निकाला जाता है। केंद्रक, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों केंद्रक। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। शुरू में ही आपको बता दिया गया था कि कोशिकाएं किसे कहते हैं। जैसे प्याज की झिल्ली का आप अध्ययन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसमें छोटे छोटे कोष्ठ हमें दिखाई देते हैं। वे कोष्ठ जैसी ही रचनाओं से शरीर का निर्माण होता है और ये एक चैन होती है कि जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है, शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, उसको बच्चों कोशिका कहते हैं। समान प्रकार की कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक से ऊतक तंत्र बनता है। ऊतक तंत्र से अंग बनता है। अंग से अंग तंत्र बनता है और सभी अंग तंत्र मिलकर के पूरे शरीर की रचना करते हैं। और सभी सजीवों के अंदर यही प्रक्रिया होती है, उसमें चाहे पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, सूक्ष्म जीव हों या उच्च श्रेणी के जीव। ठीक है, हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन की स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है।
जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों में रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। कोशिका को रंगने के लिए हमें आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैफरिन और मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, जब हम प्याज की स्लाइड बनाते हैं तो उस स्लाइड में सबसे पहले आयोडीन में उस प्याज की झिल्ली को वॉशिंग किया जाता है। उसके बाद उस पर सैफरिन और मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे वो जो कोष्ठक हैं, वो जो चैम्बर हैं, वो स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और बच्चों को ये पढ़ने में आसानी रहती है कि भाई इस प्रकार के चैम्बर, इस प्रकार के कोष्ठक भी हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे ही होंगे। तो उसको रंगीन बना दिया जाता है, कलरफुल बना दिया जाता है। हमने प्याज की कोशिका को देखा है। आओ अब हम अपने शरीर में ली गई कोशिकाओं को देखें जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं। उनका भी इस प्रैक्टिकल के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव के विषय में हमें अनुभाग 5.2 में पढ़ेंगे। अर्थात ये पीछे कोशिका द्रव के बारे में आपको बता दिया गया था कि जिस प्रकार से शरीर के अंदर ब्लड की आवश्यकता होती है या ब्लड से शरीर जीवन संभव होता है, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर कोशिका द्रव का होना जरूरी है, जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव या जीव द्रव जो जीवन का मौलिक आधार है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे हम कह देते हैं कि मनुष्य का ब्लड के बिना, रुधिर के बिना, रक्त के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर जो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में जीव द्रव कहा जाता है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक कोशिका के अंदर देखिए ये केंद्रक पाए जाते हैं। कोशिकाओं की संख्या जो है असंख्य होती है, जो गिनी नहीं जा सकती, किंतु जितनी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर कोशिकांग भी उतने ही होते हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर प्रत्येक प्रकार के कोशिकांग होते हैं, जिनका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। केंद्रक होता है और केंद्रक का जो कार्य होता है बच्चों, पूरी कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम्स में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है, जो माता पिता से डीएनए, जिसका पूरा नाम है बच्चों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अणु के रूप में अपनी संतति में जाते हैं। केंद्रक के अंदर जो बच्चों डीएनए आरएनए होते हैं, इनके ही विभाजन के द्वारा जो डीएनए होता है, ये आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिसको हम इंग्लिश में जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसी डीएनए के अंदर सभी लक्षण दिखाई देते हैं, सभी लक्षण विद्यमान इसी के अंदर होते हैं और यही लक्षण जो है संतानों के अंदर पहुंचते हैं। इसी डीएनए का विभाजन होता है और यही डीएनए के द्वारा ही संतानों के अंदर सभी सूचनाएं पहुंचने का कार्य इस डीएनए के द्वारा ही होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के, अगले पेज पर चलना है बच्चों, के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है, तब यह क्रोमोसोम्स में संगठित हो जाता है। ये क्रोमेटिन पदार्थ हैं, क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर बच्चों जीन्स होते हैं, जीन में डीएनए आरएनए होते हैं। ये सभी जेनेटिक मटेरियल में आते हैं, आनुवंशिक पदार्थों में आते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचने का कार्य करते हैं। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका के विकास में परिपक्वन को निर्धारित करता है और साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बच्चों। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र
बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। जब आप क्रोमोसोम्स की थोड़ा स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें पाएंगे कि प्रत्येक केंद्रक के अंदर कुछ भाग पारदर्शी होता है जो दिखाई देता है, कुछ अस्पष्ट सा होता है जिसमें क्रोमेटिन पदार्थ भरा हुआ होता है। केंद्रक दो प्रकार से ये होते हैं क्योंकि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत सूक्ष्म जीवों के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं उच्च श्रेणी के जीवों में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जिसके नाम से ही आप समझते हैं, प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रिमिटिव जीव, प्रिमिटिव पूर्ववर्ती जीव, जो सूक्ष्म श्रेणी के जीव हैं या जो पृथ्वी पर शुरू में आए थे, उन जीवों के अंदर इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और अन्य अधिकांश द्रव अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बच्चों सभी प्रकार के अंग नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह की एक संरचना होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड्स में होता है। इसमें यह समझना है बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अलग प्रकार की होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं अलग तरह की होती हैं। कुछ अंग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते, कुछ अंग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय होती हैं और ये प्रिमिटिव जो सबसे पहले जीव थे, जिनको हम निम्न श्रेणी के जीव कहते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, उनमें ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और उच्च श्रेणी के जीवों के अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वे सभी अंग विद्यमान नहीं होते बच्चों जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है बच्चों। और नेक्स्ट हेडिंग है आपका कोशिका द्रव। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। इसका बाद जो कोशिका द्रव है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा। सभी बच्चे अपना बुक्स के साथ साथ वीडियो देखें। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे, वीडियो ही देखेंगे तो भी आपके समझ में नहीं आएगा, और जब आप वीडियो को सुनते रहेंगे और उसके साथ साथ आप अपनी बुक्स को भी देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा कोशिका द्रव, जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहा जाता है या जीव द्रव। ठीक है, तो आप ध्यान से वीडियो देखें और अपने किसी भी प्रकार के कार्य को प्रभावित न होने दें। अगर वीडियो में कोई परेशानी आती है तो आप स्कूल में आकर के समझ सकते हैं। थैंक यू।